चलिए सबसे पहले हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो एडॉप्शन का पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एडॉप्शन के पार्ट की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में देखिए बहुत कायदे से है, चैप्टर नंबर 2। और इसमें सेक्शन शुरू होता है 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 17 तक। तो हमारे लिए एडॉप्शन का जो पार्ट है सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 17 के बीच में डील होगा। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए है चैप्टर नंबर 3। इसमें सेक्शन 18 से लेकर के सेक्शन 30 तक के बीच का पार्ट डील होगा, जिसमें जो कुछ पार्ट है ऑलरेडी आपके नज़र में है, रिपील्ड है, सेविंग है इसलिए। सो 18 to 30, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 18 to 30। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर डील होगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करेंगे सो कॉल्ड एडॉप्शन की। एडॉप्शन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन से पार्ट आपको ध्यान में रखना है, कौन सा नहीं, वो तो सब मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो पहले का पार्ट है चैप्टर नंबर 1, ये ऑलमोस्ट सेम है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, ऑलमोस्ट सेम है। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो इस एक्ट का नाम इन्होंने बता दिया हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट होगा 1956। इसके अलावा इसका जो विस्तार होगा वो पूरे के पूरे भारतवर्ष पर होगा। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन किसके किसके ऊपर होता है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, पुराना वाला ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये सारा का सारा यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, सो यहाँ पर वही बात आई है जो पहले से मेंशन थी, वीर शैव लिंगायत फॉलोअर ऑफ ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे वाला भी है बुद्धिस्ट जैन सिख है, वही सेम कहानी यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी वो एसटी वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी आपको एसटी वाला पार्ट सेम मिलेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं जी, बिकॉज सारी की सारी चीज़ें सेम हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे यहाँ से, तो डेफिनेशन पार्ट है। तो डेफिनेशन में आपको देखिए कस्टम और यूसेज, वी ऑलरेडी हैव सीन कस्टम और यूसेज का डेफिनेशन क्या था, तो सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी अपने को देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा टर्म जो डिफाइंड है वो है मेंटेनेंस, बस यही एक नया टर्म है जो यहाँ पर डिफाइंड है। और इसके अलावा एक टर्म आपको मिलेगा माइनर, और कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है देख लीजिए ध्यान से। ये मेंटेनेंस का अगर कोई पूछ ले कि डेफिनेशन कहाँ पर मिलता है, तो आप देख सकते हैं सेक्शन 3 है, उसका क्लॉज नंबर बी है, एक्ट का नाम है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। और इसमें सिंपल कहता है इन ऑल केसेस, कोई भी मामला हो हर एक मामले में फूड, क्लॉथ, रेसिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, ये सारी चीज आती है। फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, रेसिडेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल अटेंडेंस। यानी यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो गया, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन तो आपको बेसिक नीड्स है, एकदम बेसिक का बेसिक। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, रोटी, उसके बाद जाइए तो कपड़ा, उसके बाद जाइए तो मकान, ये तीन तो बेसिक हो गए। फोर्थ में आपका है एजुकेशन, और फिफ्थ में आ गया मेडिकल अटेंडेंस या ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट। इसके अलावा अनमैरिड डॉटर के केस में अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, रीजनेबल एक्सपेंसेज ऑफ एंड इंसिडेंट टू हर मैरिज। ये बात फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए अप्लीकेबल होगी। यानी हिंदुओं के बीच में अगर मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो कोई भी हिंदू जिसको कि फूड नहीं मिलता है, क्लोथ नहीं मिलता है, रेसिडेंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या मेडिकल सो कॉल्ड अटेंडेंस नहीं मिलता है, या ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो उसको आप कह सकते हैं कि मेंटेनेंस नहीं है, प्रॉपर तरीके से वो मेंटेनेंस नहीं है, इसलिए उसको मेंटेनेंस मांगना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए रीजनेबल एक्सपेंसेस एंड ऑफ इंसिडेंट की बात करेंगे तो ये भी यहाँ पर आ जाता है इसके अंदर अनमैरिड डॉटर के केस में। माइनर की बात करते हैं तो माइनर का कॉन्सेप्ट दिया है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो सारे के सारे माइनर है। तो नॉर्मल सा डेफिनेशन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए नहीं है। असली जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है चैप्टर 2 से, जो शुरू होता है सेक्शन नंबर 5 से, एडॉप्शन। चलिए फिलहाल हम लोग एडॉप्शन के बारे में बात करेंगे। एडॉप्शन क्या होता है, लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एडॉप्शन। एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ऐसे एडॉप्शन के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पर एडॉप्शन का ऐसा डेफिनेशन एज सच आपको नहीं मिलेगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ। देर इज नो डेफिनेशन ऑफ एडॉप्शन एज सच, यहाँ पर एडॉप्शन का कोई भी परिभाषा नहीं है। एडॉप्शन में एक चीज आती है, अगर जो मैं आपको पहले बताऊं एडॉप्शन होता क्या है। एडॉप्शन का जो कॉन्सेप्ट है जो पहले कानून से है, ठीक है, पहले वाले कानून मतलब सो कॉल्ड अनकोडिफाइड लॉ। अनकोडिफाइड लॉ, अनकोडिफाइड लॉ का मतलब जो वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति कहीं मेंशन किया गया है उसको कह रहे हैं अनकोडिफाइड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू मनु, मनु स्मृति से मनु का निकला, तो मनु के अनुसार क्या है, मनु के अनुसार है कि कोई भी अगर बच्चा जो कि पुरुष माना जाता है उसके हिसाब से, सो ए सन डिलीवर्स हिज फादर फ्रॉम द हेल
सो ही इज नोन एज पुत्र। मतलब क्या हो गया? मतलब ये है कि मनुस्मृति के अनुसार मनु ने कहा है कि जो बेटा होता है वो अपने पिता को नरक के द्वार से बाहर लेके आता है, इसीलिए उसे पुत्र कहा जाता है, या वही पुत्र होता है। ये कॉन्सेप्ट है मनुस्मृति का जो पहले से चलता आ रहा है। क्लियर? अगर इसके लिए हम लोग कहें एक और इसका सिंपल कॉन्सेप्ट दूसरे तरीके से देखें तो एडॉप्शन का टेक्निकल मीनिंग क्या होता है? तो एडॉप्शन का टेक्निकल मीनिंग होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सन मतलब घर में बेटा होना ही चाहिए, जिसके घर में बेटा नहीं है तो, यानी एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे तौर पर सन से जुड़ा हुआ है। यानी गोद लेना है तो सिर्फ लड़का ही गोद लेना है और कुछ नहीं। गोद क्या लिया जा सकता है? सिर्फ लड़का, लड़की को गोद लेने का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति में मनु ने कह दिया। बाहर आप पढ़ लेंगे तो बाहर बहुत सारे एक्ट, जो एक्ट सॉरी कह रहा हूँ, ये बाकी के जो अनकोडिफाइड लॉज हैं जैसे वेद पुराण श्रुति स्मृति, उसमें कहीं भी आप देखिए, इंक्लूडिंग रामायण देख लीजिए, रामायण में कहीं बेटी की गुणगान नहीं की गई है, लड़की का गुणगान नहीं है। भले लोग रामायण को जो कहे, मैं तो उस पर नहीं कमेंट करूंगा, बट रामायण में भी आप देख लीजिए, उसमें पुत्रेष्ठी यज्ञ का जिक्र है। कहीं पर पुत्री के लिए यज्ञ नहीं किया जाता था। आज भी आप देखिए, आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत से लोग आते हैं तो वो बताएंगे कि भाई तुमको ऐसा करो वैसा करो तो तुमको लड़का होगा, शर्त या लड़का हुआ, लड़की के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये पहले के जमाने से आ रहा है और अभी तक ये एग्जिस्ट करता है हिंदुस्तान में। ठीक है। सो बेसिकली एडॉप्शन का सीधा मतलब होता है लड़का गोद लेना, लड़का का मतलब मेल चाइल्ड को गोद लेना। यहां पर एडॉप्शन में मतलब है सन को गोद लेना। तो मनु ने कहा था कि भैया एक जो बच्चा होता है, बच्चा में जो लड़का होता है वो अपने पिता को नरक के द्वार से बाहर लेके आता है, इसीलिए लड़के को पुत्र कहा जाता है, इसीलिए उस लड़के को पुत्र कहा जाता है। और जब हम एडॉप्शन की बात करते हैं तो घर में किसी लड़के को लेके आना, दिस इज कॉल्ड एडॉप्शन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी किसी घर में लड़के को लेके आना ही एडॉप्शन कहलाता है। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सन इन अ फैमिली। सो फैमिली में किसी भी लड़के को लाना, दैट इज एडॉप्शन। ठीक है। कहां से लेके आएंगे? तो जहां वो पैदा लिया है। सो फ्रॉम दी फैमिली इन विच ही इज बॉर्न, इन विच ही इज बॉर्न इज नोन एज एडॉप्शन। इसमें सबसे लाइव एग्जाम्पल जो आपको दिमाग में रहना चाहिए वो है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जाता है महान थी, वीरांगना थी, देश थी, सब ठीक है। गोद किसको लिया था? लड़के को लिया था, लड़की को गोद नहीं लिया था। कंधे पे किसको बांधा था? लड़के को बांधा था, लड़की को नहीं लेके घूम रही थी। कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है। नाउ तो फिलहाल इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अनकोडिफाइड लॉ में एडॉप्शन का कनेक्शन सीधे सीधे पुत्र से रखा गया है, बेटे से रखा गया है, सन से रखा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार बेटे की संख्या 12 होती है, यानी देर आर 12 टाइप्स ऑफ सन, TWEL, 12 टाइप्स ऑफ सन। 12 तरह के लड़के होते हैं। देर आर 12 टाइप्स ऑफ सन, 12 तरह के लड़के पाए जाते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं असुर सन। असुर, ए यू सॉरी असुर कह रहा हूं, औरस, AURASA, औरस। ठीक है। सो औरस सन। दूसरा होता है जिसको कहते हैं सहोदज, SAHODHAJA, सहोदज, सहोदज। तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कृतिमा, KRITRIMA, कृतिमा। चौथा जो टाइप होता है उसको कहते हैं क्षेत्रज, KSHETRAJ, क्षेत्रज। पांचवा जो टाइप है उसको कहते हैं कनैना, KANINA, कनीना। सिक्स्थ टाइप है जिसको कहते हैं कृत, KREET, कृत। इसके अलावा सेवंथ टाइप में आता है जिसको कहते हैं गुधजा, GUDHAJA, गुधजा। एट्थ में आता है जिसको कहते हैं एडॉप्टेड। नाइन में यहां पर लिख लीजिए सभ्य, SVA, सभ्यमदता, सभ्यमदता, SVAYAMDUTTA, सत्यमदता। 10 में ले लें तो आता है पुत्रिका पुत्र, पुत्रिका, पुत्रिका पुत्र। उसके बाद 11 में आता है जिसको कहते हैं पुनर्भवा, PUNARBHAVA। और 12th होता है जिसको कहते हैं अपविधा,
APA अप, विधा VIDHA विधा। सो दीज आर द 12 टाइप्स। ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है, हाँ पीटी में सवाल पूछ देगा कि बेटा जो है हिंदू धर्म के हिसाब से कितने तरह का होता है, पुत्र कितने टाइप के होते हैं। अभी पूछा था इसमें, आई थिंक यूपी में कहीं पूछा था या बिहार में पूछ दिया था कि विवाह कितने टाइप के होते हैं, हिंदू धर्म के हिसाब से विवाह की संख्या कितनी होती है। तो मैंने बता रखा है कि विवाह कितने तरह के होते हैं। ये लॉ में कहीं नहीं मिलेगा, ये कोडिफाइड लॉ में नहीं है, ये अनकोडिफाइड लॉ का पार्ट है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया एडॉप्शन में भी 12 तरह के। तो मतलब सोचिए कि एक लड़के के अंदर 12 टाइप का गुण है, यानी कि कोई भी लड़का 12 टाइप के अंदर फॉल कर सकता है। अब कौन सा लड़का आपको चाहिए वो उसके हिसाब से आएगा। ये सब ज्योतिषी वोतिषी वाली बातें हैं, उसके अंदर ही आता है। तो खैर हमें उसमें जाना नहीं, मैं नॉर्मल आपको सिनारियो बता रहा हूँ, ये यहाँ पर आपको आ गया। ठीक है, नाउ अब ये हो गए 12 टाइप के सन। तो खैर इसकी जरूरत हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मैंने आपको बता दिया 12 तरह के सन होते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने कानून की बात से, अपने लॉ के हिसाब से। तो यहां पर हमारे लिए बनता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सेक्शन इंपॉर्टेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सेक्शन है वो ये कहता है बहुत क्लियर कि भैया सो कॉल्ड एडॉप्शन, एडॉप्शन का हिंदी मतलब होता है गोद लेना, एक और शुद्ध हिंदी मतलब होता है दत्तक। तो दत्तक होना, लेना या गोद लेना, ये सब सही है। तो गोद लेने की पहले से प्रक्रिया होती थी। पहले क्या होता था, पूजा पाठ होता था, हवन यज्ञ होता था, उसके बाद बच्चे को गोद ले लिया जाता था। लेकिन इस सेक्शन के हिसाब से, इस कानून के हिसाब से ये कहा गया है कि अगर कोई बच्चा जिसको अडॉप्ट किया गया है तो उसको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको गोद लेना है, अडॉप्ट करना है। किसी भी बच्चे का अडॉप्शन अगर इस चैप्टर के अगर विरुद्ध है, इस चैप्टर के इनकंसिस्टेंट है, तो वो वाइड होगा, शून्य होगा। मतलब वो जो अडॉप्शन है वो अडॉप्शन जीरो होगा, उसका कोई असर नहीं होगा। अगर हम लोग कहते हैं कि अडॉप्शन जीरो होगा, वाइड होगा, शून्य होगा, इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने वास्तव में अगर बच्चे को गोद दिया है, सपोज कीजिए आपने गोद दिया है किसी को बच्चा, तो जहां पर शून्य हो जाएगा वहां पर यह मान लिया जाएगा कानून के तौर पर कि आपने अपने बच्चे को गोद दिया ही नहीं, और जिसने लिया है उसने कभी लिया ही नहीं, तो ये यहां पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा है इन्होंने, no adoption shall be made after the commencement of this act by or to a Hindu except in accordance with the provisions contained in this chapter, and any adoption made in contravention of the said provisions shall be void। तो साफ साफ इन्होंने कह दिया कि भाई कोई भी अडॉप्शन आप करते हो और जो इस चैप्टर के कॉन्ट्रावेंशन के विरुद्ध होगा वो सीधे सीधे वाइड होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। उसमें कुछ नहीं करना है, सीधे वाइड ही होगा, शून्य होगा, जीरो होगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब वो कहीं भी एडॉप्शन हुआ ही नहीं। नाउ एडॉप्शन करने के लिए, एडॉप्शन होने के लिए जो जरूरी पार्ट है वो सेक्शन 6 देता है। यानी आप ऐसे समझिए कि अगर वैलिड एडॉप्शन होना है तो ये 6 का जो पॉइंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये नहीं कंप्लीट है इसका मतलब ये है कि एडॉप्शन वैलिड नहीं है, एडॉप्शन लीगल नहीं है। तो यहां पर देखिए एडॉप्शन का एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसको लाइटली मत लीजिए, बहुत बड़ा मार्केट है। ये मार्केट आपको कहाँ मिलेगा, ये मार्केट आप मान के चलिए हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये सब जो शहर हैं, उसके अलावा केरल हो गया, गुजरात हो गया, ये सब में एडॉप्शन का बहुत बड़ा मार्केट है। होता क्या है कि बाहर के जो लोग सो कॉल्ड स्पाउस है, जो दंपत्ति हैं बाहर के, हिंदुस्तान से बाहर के, यूके, यूएस और कहीं के, सिंगापुर, कहीं और दूसरे कंट्री के, उनको जिनके अपने बच्चे नहीं होते वो बच्चा गोद लेने के लिए इंडिया आते हैं और यहाँ से बच्चा गोद लेके जाते हैं। तो इसमें भी लॉयर्स का अच्छा मोटा इनकम होता है, काम करते हैं, ये इनका भी यहाँ पर रोल होता है। उसके अलावा इंडिया में आते हैं तो इंडिया के इंडियन लोग थोड़ा हेट करते हैं या कम करते हैं, उतना नहीं करते हैं बच्चे का गोद लेना देना। आजकल वो जो नए नए टेक्निक आ गए उसमें IVF और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उसकी वजह से कुछ ऐसे हैं, ऐसा नहीं कह सकते, 1 से 2% ऐसी आबादी है जो बच्चा गोद लेने में विश्वास करती है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से गोद लेना हराम है, यानी गोद लेना अलाउड नहीं है। एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ में है ही नहीं, इस बात को भी जान लीजिए। ठीक है, सो एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। ये हिंदुओं के लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मुस्लिम के लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं। नाउ सी, सबसे पहला पार्ट देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन रखी है। कहते हैं कि भैया द पर्सन एडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन एडॉप्शन। मतलब जिसको गोद लेना है उस पर्सन के पास क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए।
कि भैया वो गोद ले सकता है। दूसरा, उसके पास राइट होना चाहिए एडॉप्शन करने का, गोद लेने का। दूसरा है जिसमें कहते हैं जो गोद देता है, जो बच्चा दे रहा है, उसको देने का कैपेसिटी होना चाहिए। द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन हैज द कैपेसिटी टू डू सो, ये करने का भी उसको कैपेसिटी होना चाहिए। नंबर 3, द पर्सन एडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन। तो यहां जिस बच्चे को गोद दिया जा रहा है, जिस बच्चे का एडॉप्शन का कहानी चल रही है, जिस बच्चे के एडॉप्शन की हम बात कर रहे हैं, वो भी कैपेबल होना चाहिए एडॉप्शन में लेने के लिए। इसकी भी कुछ शर्तें हैं, ये नहीं कि 40 साल का आदमी आप उसका एडॉप्शन कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नाउ फोर्थ, द एडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विथ द अदर कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर और भी दूसरे तीसरे चौथे जो कंडीशंस, अदर जो कंडीशंस दिए हुए हैं, उस कंडीशन का कंप्लायंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग 6 नंबर सेक्शन के कंप्लायंस के अलावे। तो यानी कि अगर मैं ऐसे कह दूं तो आपको क्या समझना चाहिए? एसेंशियल्स फॉर वैलिड एडॉप्शन, एसेंशियल फॉर वैलिड एडॉप्शन। वैलिड एडॉप्शन के लिए क्या होना चाहिए? तो वैलिड एडॉप्शन के लिए सबसे पहली बात जो आपको यहां पर दिखती है वो है सेक्शन 6। सेक्शन 6 के अलावे अदर सेक्शंस भी होने चाहिए। ये अदर सेक्शंस कंप्लीट होगा तब जाके सेक्शन 6 और ये दोनों मिला के ही आपका वैलिड एडॉप्शन होगा, अदरवाइज नो। अगर मैं ये कह दूं कि सिर्फ अदर सेक्शन का कंप्लायंस कर दिया तो वैलिड एडॉप्शन है, द आंसर इज नो। अगर मैं ये कह दूं सिर्फ सेक्शन 6 का कंप्लायंस कर दूंगा तो हो जाएगा वैलिड एडॉप्शन, द अगेन आंसर इज नो। सो इसीलिए वैलिड एडॉप्शन के लिए सेक्शन 6 के अलावे जितने भी सेक्शन अप्लाई होते हैं उन सब का कंप्लायंस होना जरूरी है। इन सब को मिला के ही वैलिड एडॉप्शन संभव है, अदरवाइज नहीं संभव है। अब देखिए क्यों, क्योंकि सेक्शन 6 में क्या कहते हैं, मैं एक सिंपल आपको यहां पर बताता हूं। इसमें इन्होंने 4 पॉइंट कहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि भैया जो देने वाला है, द पर्सन एडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी, सॉरी द पर्सन एडॉप्टिंग, जो एडॉप्ट कर रहा है, सो पर्सन एडॉप्टिंग, पर्सन एडॉप्टिंग जो एडॉप्ट करता है, द पर्सन एडॉप्टिंग हैज दी कैपेसिटी, उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए। सो अगर मैं बच्चा गोद लेने जा रहा हूं तो मेरी कैपेसिटी होनी चाहिए। अब यहां पर यह नहीं कहा गया कि व्हाट इज द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या है? अगर कोई आदमी गोद लेता है तो उसके लिए क्या कैपेसिटी है, अगर कोई महिला गोद लेगी तो क्या उसके लिए कैपेसिटी है, अगर कोई किन्नर या हिजड़ा अगर गोद लेगा बच्चा तो उसके लिए क्या कैपेसिटी है, बहुत सारी चीजें। खैर यहां पर मैं हिंदू की बात करूंगा, बाकी मुलझना नहीं है, सिर्फ हिंदू की बात हो रही है। और नॉर्मल कंडीशन मेल और फीमेल, यहां पर थर्ड जेंडर की बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, वो भी एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसजेंडर का, वो अलग है, लेकिन यहां पर आता है। ठीक है, सो यहां पर लेने वाले के लिए क्या कैपेसिटी है, अगर हिंदू मेल है तो उसको क्या कंडीशन पूरा करना है, हिंदू फीमेल है तो उसके लिए क्या कंडीशन पूरा होना है, ये सारी बातें यहां पर आएंगी। दूसरा है कि जो देता है, सो पर्सन गिविंग, पर्सन गिविंग जो देगा, पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन जो एडॉप्शन देता है उसकी बात करते हैं यहां पर। तीसरे में कहता है पर्सन जिसको एडॉप्ट कर लिया गया, पर्सन एडॉप्टेड, पर्सन एडॉप्टेड जिसको एडॉप्ट कर लिया गया है। चौथा यहां पर कहते हैं एडॉप्शन जो होगा वो अदर सेक्शन के मामले में साथ होगा, अदर सेक्शन, अदर सेक्शंस इसके साथ मिलके होगा। तो ये चारों चीजें यहां पर इंक्लूड हो गई। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, यहां से आते हैं। देखिए कैपेसिटी देखिए सबसे पहले यहां पर हिंदू मेल की। तो हिंदू मेल अगर है और वो बच्चा गोद लेना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? एकदम सिंपल सा कंडीशन है। हिंदू मेल के मामले में साउंड माइंड का होना चाहिए। हिंदू मेल के मामले में वो साउंड माइंड का होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, नॉट ए माइनर हैज द कैपेसिटी टू टेक्स और ऑन और डॉटर इन एडॉप्शन। तो यहाँ क्लियर कर दिया कि जो कोई हिंदू धर्म का आदमी है अगर वो पुरुष है तो उसको गोद लेने का राइट है, बट कंडीशन ये है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और उसको ये कैपेसिटी होना चाहिए कि वो एक लड़का या लड़की गोद ले सकता है। तो ये यहाँ पर तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर फिर ये नहीं बताता है कि लड़का गोद लेने के लिए क्या कैपेसिटी चाहिए, लड़की अगर गोद लेनी है तो उसके लिए क्या कैपेसिटी चाहिए, ये बात यहां फिर से मिसिंग है। फर्दर ये कहता है कि अगर जहां पर कोई पत्नी जीवित है, अगर उसकी वाइफ जीवित है, इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग,
तो उस कंडीशन में वो वाइफ के कंसेंट के बिना बच्चा गोद नहीं ले सकता। कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई आदमी अपनी वाइफ के कंसेंट के बिना बच्चा गोद लेगा तो घर में वो हमेशा तो बच्चा खिलाता रहेगा नहीं, वो बच्चे के साथ खेलता रहेगा नहीं। तो वैसे कंडीशन में उसकी वाइफ भी उस बच्चे का ध्यान रखेगी। तो अगर उसका कंसेंट नहीं है तो उस बच्चे का जो वेलफेयर है, उस बच्चे का जो बाकी चीजें हैं ओवरऑल ग्रोथ, वो तो इफेक्ट करेगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई वाइफ से कंसेंट लेने के बाद ही आदमी को क्या करना होगा, बच्चा गोद लेना होगा। ओरल कंसेंट नहीं होता है, रिटन कंसेंट होता है। हालांकि इसमें लिखा नहीं है बट रिटन कंसेंट ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग, अगर जीवित है तो ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विथ द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, सो वाइफ के कंसेंट के। अनलेस, अगर मान लीजिए कि वाइफ क्या हो गई है, कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, अगर वो दुनियादारी छोड़ चुकी है, साधु संन्यासिनी हो चुकी है, भजन कीर्तन करने में ले घर द्वार छोड़, मीरा बन गई है, मीराबाई, तो अगर मीराबाई बन गई है या उसने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया, सीज्ड टू बी ए हिंदू, और किसी सक्षम न्यायालय ने उसको पागल या सो कॉल्ड अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया, तीन बातें हो गई। अगर कोई पत्नी, अगर कोई वाइफ जिसने कंप्लीटली या फाइनली रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, या उसने हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया है, या उसने उसका जो माइंड है अनसाउंड माइंड हो चुकी है, कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया है, तो उस कंडीशन में उस वाइफ से कोई भी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो जब एग्जाम में कभी सवाल पूछा जाता है तो पूछते हैं कि भाई वाइफ से कंसेंट लेना कब जरूरी है और वाइफ से कंसेंट लेना कब जरूरी नहीं है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन पार्ट आता है जिसमें कहते हैं, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं, यहां पर फिर से लिखता है इफ ए पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ लिविंग। अब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कंट्रोवर्सी है, तो कंट्रोवर्सी होती है। हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि भैया हम जब भी किसी दो हिंदुओं की शादी की बात करेंगे तो एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए। एक मेल एक से अधिक फीमेल के साथ शादी नहीं कर सकता है, यानी एक से अधिक उसकी बीवी नहीं हो सकती है। लेकिन जहां एडॉप्शन का चैप्टर खुला वहां कहता है कि उसके पास अगर एक से अधिक वाइफ है तो भैया अगर एक से अधिक वाइफ है तो वो अलाउड है, पॉसिबल है। एक हिंदू एक से अधिक औरतों के साथ शादी कर सकता है प्रोवाइडेड कि उसका कस्टम ऐसा करने के लिए परमिशन देता हो। तो वहां पर जो लॉ है, सो कॉल्ड जो हमारा ये आपका कोडिफाइड लॉ है, ये कोडिफाइड लॉ प्रिवेल नहीं करेगा बल्कि कस्टम प्रिवेल करेगा। हमेशा याद रखना है, पर्सनल लॉ में कस्टम प्रिवेल करता है, कोडिफाइड लॉ प्रिवेल नहीं करता है, कोडिफाइड लॉ प्रिवेल नहीं करता है। तो अगर रियल लाइफ में आपके पास कोई केस ऐसा आ गया कि भाई एक आदमी ने दो शादियां करी, तो हो सकता है कि वो कस्टम होगा, और अगर कस्टम नहीं है तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। उसमें सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर कस्टम है तो वैलिड है, कस्टम नहीं है तो वॉइड है। इसलिए यहां पर लिखा है उन्होंने कि अगर किसी आदमी की एक से अधिक बीवी है और दोनों जीवित है तो जितनी भी बीवियां होंगी सबका कंसेंट लेने की जरूरत नहीं। यहां पर लिखा है उन्होंने कंसेंट ऑफ ऑल दी वाइफ्स इज नेसेसरी अनलेस, फिर से वही बात आ गई, एनी अनलेस द कंसेंट ऑफ एनी वन ऑफ देम इज अननेसेसरी फॉर एनी ऑफ द रीजंस स्पेसिफाइड इन द प्रीसीडिंग प्रोवाइजो। मतलब अगर एक आदमी है और उसकी मान लीजिए तीन बीवियां हैं, W1, W2, W3, सो तीनों से आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, ये जरूरी है। यहां पर ये साफ साफ लिखा है, तीनों का कंसेंट जरूरी है। फिर कंसेंट कब जरूरी नहीं है, अगर कोई भी वाइफ जो है क्या हो, दुनियादारी रिनाउंस कर चुकी हो, रिनाउंस द वर्ल्ड हो गई हो, या उसने हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया हो, या वो अनसाउंड माइंड की हो गई हो, कोई भी, तब उस कंडीशन में नहीं लेना है। अदरवाइज आपको हर एक वाइफ, जितनी भी बीवियां आपके पास हैं, उन सब से आपको कंसेंट लेना ही लेना पड़ेगा। तो ये है सेक्शन नंबर 7 का कॉन्सेप्ट जो यहां पर काम करता है। अच्छा, इसमें एक और चीज जान लीजिए, ये सेक्शन 7 का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोग सेक्शन 11 के साथ मिला के पढ़ते हैं। फिलहाल मैं अभी नहीं लेके जा रहा हूँ 11 पर, लेकिन यहां पर मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बस एक छोटा सा पार्ट आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला सेक्शन 11 का क्लॉज नंबर 3, यहां पर क्या लिखा है, यदि कोई आदमी, यदि कोई हिंदू मर्द मेल अगर एक लड़की को गोद लेगा तो सो कॉल्ड जो एडॉप्टिव फादर है वो कम से कम अपने से 21 साल छोटी लड़की से गोद लेगा। यानी जो आदमी खुद 21 साल का है तभी वो एक छोटी सी लड़की, यानी अभी जो 0 मंथ की है, 0 डेज की है, उसका गोद ले सकता है। यानी कि एक बच्ची और एक फादर के बीच में 21 साल का अंतर होना ही चाहिए, ये यहां पर कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, यानी सेक्शन 6 का कंडीशन हो गया, सेक्शन 7 का कंडीशन हो गया, और सेक्शन 11 के सब सेक्शन क्लॉज नंबर 3 का भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए।
ये भी कंडीशन पूरा होगा तब जाकर के आपकी बात पूरी होगी, अदरवाइज सब अधूरा रहेगा। तो खैर ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे सेक्शन 11। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो हिंदू मेल के लिए क्या कैपेसिटी है वो यहां पर बता दिया सेक्शन 7 में, बहुत ईजी है। 8 में आएंगे तो आपको फीमेल हिंदू है, सेम कहानी है, कुछ उल्टा नहीं करना है। मतलब यहां पर सिर्फ हस्बैंड की जगह पर वाइफ हो जाएगा और वाइफ के लिए हस्बैंड रहेगा, वो हस्बैंड से क्या करेगी, कंसेंट लेगी। बस यहां देखिए, एनी फीमेल हिंदू हु इज साउंड माइंड नॉट अ माइनर हैज द कैपेसिटी टू ए सन और डॉटर इन अडॉप्शन। तो अगर कोई महिला अगर कोई महिला फीमेल जो कि धर्म से हिंदू है और वो बच्चा गोद लेना चाहती है तो बोले सकती है, अगर वो साउंड माइंड है तो। सो मान लीजिए कि अगर वो अनमैरिड है महिला तो बच्चा गोद ले सकती है। इसमें ऐसा नहीं कंडीशन है कि अनमैरिड है तो नहीं लेंगे, मैरिड है तो नहीं, दोनों कंडीशन में ले सकते हैं। सो बस आपको क्या होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, नॉट ए माइनर, तो आपको माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और डॉटर। तो यहां पर फिर कोई कहानी क्या आएगी, सन और डॉटर, आप गोद लेने के लिए कैपेबल होना चाहिए। यहां पर फिर कहानी क्या होगी, फीमेल हिंदू है आप गोद ले सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन पूरा करेंगे तो इसका भी देखिए प्रोवाइजो पार्ट। अगर उस महिला का सो कॉल्ड पति जीवित है, शी शैल नॉट एडॉप्ट ए सन और डॉटर, जब तक कि उसने हस्बैंड से कंसेंट नहीं लिया है। अब यहां पर फिर एक मजेदार चीज बताता हूं, यहां पर कहीं भी लॉ में नहीं कहा गया है कि एक महिला के एक से अधिक पति है। अब इक्वालिटी कहां गई, इक्वालिटी की जो बात हम लोग करते हैं, राइट इक्वालिटी, कहां गई इक्वालिटी। अगर एक औरत एक आदमी अगर दो पति दो बीवी रख सकता है, दो बीवियां कर सकता है, तो क्या एक महिला दो पुरुष नहीं रख सकती है। यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इसको आप कहें तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, उस एंगल से सोचे तो ये आर्टिकल 14 का सीधा सीधा वायलेशन है। ये जेंडर बेस्ड लॉ है, आर्टिकल 15 का भी वायलेशन करता है। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप लगाए इसके पीछे दिमाग तो ये दोनों चीजें एप्लीकेबल होती है। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 15 में जेंडर बेस्ड, कि भाई महिला है तो उसके दो पति नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी है तो उसके दो पत्नियां हो सकती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप सेक्शन 7 में एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, सेक्शन 8 में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये नहीं कह रहा कि इफ ए वुमन हैज मोर देन वन हस्बैंड लिविंग एट द टाइम ऑफ द, ये कहीं नहीं लिखा है कि एक आदमी एक औरत की एक से अधिक पति जीवित हैं तो सारे पतियों से उसे कंसर्ट, ये कहीं नहीं मेंशन किया है। ठीक है, तो यहां पर ये बात नहीं है, इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा, इसमें लॉ में कहीं नहीं है। वो आप चैलेंज कोई करे, कभी कोई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे तब वो सब कहानी अलग है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। सो इफ शी हैज ए हस्बैंड लिविंग, यदि उस महिला का सो कॉल्ड हस्बैंड जीवित है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। सो कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, वही बात आ गई। अगर वो भी क्या करे, साधु सन्यासी बन गया है तो कोई जरूरत नहीं है कंसेंट लेने की। अगर उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया है तो फिर आपको कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। या कोर्ट ने उसको क्या कर दिया है, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है, तो भी आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है किसी भी हालत में। इन तीनों कंडीशन में आपको नहीं लेना है कंसेंट। क्लियर। तो यहां पर आपको क्या मिला, एकदम सिंपल है। सेक्शन 5 से चले तो सेक्शन 5 में इनसे बता दिया कि भाई जब भी आप एडॉप्शन करेंगे तो इस सो कॉल्ड चैप्टर, इस एक्ट के चैप्टर के अधीन रह के करेंगे। इस सेक्शन ने यह भी कहा कि अगर इस चैप्टर के अधीन अगर कोई एडॉप्शन नहीं होता है तो वो वॉइड होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। उसके बाद सेक्शन 6 है जो कहता है एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, एसेंशियल क्या क्या चीजें चाहिए। तो चार बातें कही, वो चारों आपको जरूरी हैं एक एडॉप्शन के लिए। उसके बाद सीधे आता है एक मेल, पहले मेल ही शुरू होता है, कहीं फीमेल नहीं है। इसको भी लोग मुद्दा बनाने वाले बनाते रहेंगे। कोई फीमेल मुद्दा बना सकती है कि भाई पहले मेल का सेक्शन ही क्यों लिखते हो, पहले फीमेल का लिखो, इतना प्यारी है तुमको, इक्वलिटी करना चाहते हो तो यहाँ ये भी नहीं है। तो पहले मेल का सेक्शन है सेक्शन नंबर 7, फिर फीमेल का सेक्शन है सेक्शन नंबर 8। डिस्क्रिमिनेशन वाली बात मैंने बता दी कि एक आदमी के लिए एक्सप्लेनेशन पार्ट में कहा है कि एक से अधिक बीवी हो सकती है, एज पर यहाँ पर लिखा है जो है, तभी तो वो कह रहा है कि आपको सबसे कंसेंट लेना पड़ेगा। लेकिन एक औरत की एक से अधिक पति नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सेक्शन में साफ साफ मेंशन है। नाउ यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 9 का। अब ये बात कह रहा है किसके लिए, पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन। तो कौन दे सकता है बच्चा को, तो यहाँ साफ साफ मेंशन किया है, वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ कौन कौन सा है। तो जो जरूरी पार्ट है देखिए कौन कर सकता है, फादर मदर ऑफ द गार्जियन और दी गार्जियन ऑफ ए चाइल्ड, उसके पास कैपेसिटी है बच्चे को एडॉप्शन में देने के लिए, टू गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन। तो बच्चा गोद कौन दे सकता है, फादर मदर और गार्जियन, ये तीन में से कोई भी दे सकता है।
दूसरे में आइए, यहां पर देखिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, इसी में सबसेक्शन 4 इसकी बात कर रहा है तो खैर छोड़ दीजिए। यहां पर कहता है द फादर और मदर इफ अलाइव, अगर माता और पिता दोनों जीवित हैं, शैल हैव इक्वल राइट टू गिव ए सन और डॉटर इन एडॉप्शन। तो माता और पिता दोनों में से कोई भी जीवित है या दोनों ही जीवित हैं तो दोनों के पास बराबर राइट है कि वो बच्चे को गोद दे सकते हैं, यहां पर दिया जा सकता है। राइट टू गिव, राइट टू गिव देने की बात हो गई नाउ, ठीक है। नाउ प्रोवाइडेड सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज बाय ईदर ऑफ देम सेव विद द कंसेंट ऑफ द अदर, कंसेंट लेने की बात हो गई। तो जहां पर पागल है तो कंसेंट नहीं लेना है, जो जिसने दुनियादारी छोड़ दी है तो नहीं लेना है, ये सारी बातें तो आपको पहले से पता, वही यहां पर भी लिखा है, ठीक है। यानी कि हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया है तो कंसेंट का मामला नहीं बनता है। अगर उसने दुनियादारी छोड़ दी है, रिनाउंस द वर्ल्ड कर दिया है कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, तो नहीं लेना है। हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय ए कॉम्पिटेंट, हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, उस कंडीशन में भी आपको नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 4, सबसेक्शन 4, 3 यहां पर ओमिट हो चुका है 4। इसमें कहते हैं कि जहां पर माता और पिता दोनों मर चुके हैं तब बच्चा गोद कौन देगा। सो वेयर बोथ द फादर एंड द मदर आर डेड और हैव कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, साधु सन्यासी हो गए, या बच्चे का परित्याग कर दिया, हैव एबंडन्ड द चाइल्ड, तीनों कंडीशन है। चौथी बात, हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ अनसाउंड माइंड, उनको पागल डिक्लेयर किया जा चुका है। पांचवी कंडीशन, जहां पर पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन, बच्चे का कौन है माता पिता पता ही नहीं है। होता नहीं है कि बच्चा पैदा करके फेंक दिया रास्ते पे, वो हो गया, चाहे अनाथालय में छोड़ दिया, कहीं रख दिया मंदिर में जाकर के, तो वो वाला सिस्टम है। सो वेयर द पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड मे गिव, तो यहां पर क्लियर है, तो ऐसे कंडीशन में गार्जियन जो है बच्चे का, वो प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट ही क्या कर सकता है, वो बच्चे को इधर उधर दे सकता है एडॉप्शन में। तो कंडीशन याद रखिएगा, अगर माता पिता हैं नहीं तो उस कंडीशन में गार्जियन होगा, लेकिन गार्जियन जो है कोर्ट से परमिशन लेगा, उसके बाद ही बच्चे को इधर से उधर गोद के लिए दे सकता है, एडॉप्शन में दे सकता है। सब सेक्शन 5, अब यहां पर क्या लिखा है वो देखिए, ये कोर्ट की लाइबिलिटी बनी है, कोर्ट के ऊपर एक जिम्मेदारी तय की गई है। इसमें कहते हैं कि बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू ए गार्जियन, यानी सब सेक्शन 4 में गार्जियन को परमिशन देने के पहले कोर्ट इस बात से अपने आप को संतुष्ट कर लेगा कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है या नहीं, यानी वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए ही ये कह देगी कोर्ट कि हाँ भाई ठीक है गार्जियन, तुम बच्चे को गोद दे सकते हो। बच्चे को गोद दिया जाना है दे दो, लेकिन वो आपको पहले क्या देखना है, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड देखना है हमेशा। सो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज नेसेसरी, किसके केस में, गार्जियन के केस में। माता पिता के केस में उतना नहीं है जितना यहाँ पर गार्जियन के केस में ये बात अप्लीकेबल हो रही है। So now adoption will be for the welfare of the child, due consideration being for this purpose given to the wishes of the child, having regard to the age, understanding of the child, ये सब कंसीडर करते हुए। So due consideration किस किस चीजों को, विशेस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की इच्छा क्या है, बच्चा कहाँ जाना चाहता है, किसके पास जाना चाहता है, हैविंग रिगार्ड टू द एज, उसकी उम्र के हिसाब से। अब 1 महीने का बच्चा है तो उससे आप क्या विश पूछ सकते हैं, उसकी क्या इच्छा होगी, जीरो, कुछ नहीं पता है उसको। उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, अंडरस्टैंडिंग के बेस पर। एंड दैट द एप्लीकेंट फॉर परमिशन हैड नॉट रिसीव्ड और अग्रीड टू रिसीव, एंड दैट नो पर्सन हैज मेड और गिवन और अग्रीड टू मेक और गिव टू द एप्लीकेंट एनी पेमेंट और रिवार्ड, ये सब नहीं करना है। सो मतलब क्या है, कोर्ट को इस बात से संतुष्ट हो लेना है कि गार्जियन अगर बच्चे को गोद दे रहा है तो उस केस में सबसे पहले वेलफेयर ऑफ चाइल्ड देखिए, दूसरा बच्चे का विश देखिए, अगर बच्चा उस उम्र में है पूछा जा सकता है तो, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग देखिए, बच्चे से पूछिए। तीसरी बात कि जो भी एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट कौन होगा, गार्जियन, तो भैया उसको परमिशन मिली है, मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, वो बात हो रही है। उसके अलावा सो कॉल्ड कोई पेमेंट वेमेंट तो नहीं लिया है, बच्चे को देने के लिए कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया है, इज देयर एनी पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, बहुत बार होता है बच्चे को गोद बेच देते हैं लोग, और रिवार्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द एडॉप्शन। तो अगर ये सब में से कोई भी कंडीशन है तो कोर्ट उस गार्जियन को बच्चा गोद देने के कॉन्सेप्ट से मना कर सकता है, नहीं देने के लिए कहेगा, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन पार्ट पर आइए। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, दिस सेक्शन का मतलब क्या हो गया, हमारा सो कॉल्ड यही सेक्शन नंबर 9। सो सेक्शन नंबर 9 के लिए यहां पर इन्होंने लिखा है, फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड एन एडॉप्टिव फादर एंड एडॉप्टिव मदर, मतलब बहुत सोच समझ के लिखा गया है।
अब जब आपने लिख ही दिया फादर और मदर, यानी कि अगर आप बच्चा गोद नहीं लिए, सिर्फ देखिए दो तरह के फादर हो गए यहां से। एक फादर जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल फादर, लॉजिकल फादर। एक होगा एडॉप्टिव फादर। तो बायोलॉजिकल फादर क्या कर रहा है, एडॉप्शन में बच्चे को दे रहा है, गिव इन कर रहा है, एडॉप्शन में गिव इन कर रहा है। और लेने वाला क्या हो जाएगा, एडॉप्टिव फादर हो जाएगा। तो एक बार अगर आपने बच्चा गोद ले लिया है, एक बार बच्चा आपने गोद ले लिया है, नाउ यू बिकम द एडॉप्टिव फादर ऑफ द चाइल्ड। तो आप एडॉप्टिव फादर बन चुके हैं। अब आप फर्दर किसी को एडॉप्शन में बच्चा नहीं दे सकते हैं। एक बार मैं बच्चा गोद ले लूं और फिर मैं कहूं कि चलो मैं आगे किसी और को देता हूं, वो नहीं करना अलाउड है यहाँ पर हिंदुओं के बीच में, हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू लॉ के अंदर अलाउड नहीं है। ये यहाँ पर क्लियर कर दिया। वही बात मदर के लिए भी है। गार्जियन का मतलब क्या होता है, गार्जियन का मतलब वो पर्सन जो कि बच्चे का केयर करता है, हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ ए चाइल्ड और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी इंक्लूड्स। तो उसमें बच्चे का प्रॉपर्टी, बच्चे का एज ए पर्सन ध्यान रखता है, जो वही इसका गार्जियन कहलाता है। गार्जियन में दो लोग इंक्लूड होते हैं, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल, वसीयत के हिसाब से कोई अगर कोई गार्जियन अपॉइंट किया गया है तो वो। दूसरा होता है जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है वो। तो यहाँ पर वो गार्जियन यहाँ पर आएगा। सो गार्जियन का मतलब वो गार्जियन जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है, गार्जियन का मतलब वो जिसको कि माता पिता ने अपॉइंट किया होगा वसीयत के जरिए वो। कोर्ट का मतलब भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, तो उसमें तो कुछ करना है नहीं। नाउ अब देखिए यहाँ पर पर्सन्स हु मे बी अडॉप्टेड, सेक्शन 10 बात करता है कि किस बच्चे को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, किसको अडॉप्ट किया जा सकता है। तो जब हम हिंदू पर लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात होगी हिंदू। तो यहाँ इन्होंने लिखा है नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। सो पर्सन्स हु मे बी अडॉप्टेड, किसको अडॉप्ट किया जा सकता है, कहते हैं ही और शी इज ए हिंदू, तो जो हिंदू होगा उसी को अडॉप्ट करना है। ही और शी हैज नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, जिसका पहले से कभी एडॉप्शन नहीं हुआ है, जिसका पहले से कभी एडॉप्शन नहीं हुआ है उसको ही एडॉप्ट करना है। और जिसको आप एडॉप्ट कर रहे हैं वो मैरिड नहीं होना चाहिए। ही और शी हैज नॉट बीन मैरिड अनलेस देयर इज ए कस्टम। फिर से आ गई बात, अगर मैरिड है उसका भी एडॉप्शन हो सकता है। यही बड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी क्या होती कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। अगर कोई बच्चा है और वो मैरिड है तो यहां पर एज पर लॉ नहीं है, लेकिन यहां फिर कहता है अनलेस देयर इज ए कस्टम और यूसेज एप्लीकेबल टू द पार्टीज। तो अगर वो कहता है तो ठीक है, तो मैरिड पर्सन को भी एडॉप्शन में लिया जा सकता है। यानी कि एक बच्चे की शादी हो गई, शादी होने के बाद उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, शादीशुदा लोगों को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट कहता है ही और शी हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स। सो उसने 15 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया हुआ होना चाहिए। इसमें भी कंडीशन है, अगर कोई नियम कानून कहता है कि भैया जिसने 15 साल की आयु कंप्लीट कर ली है तो उस कस्टम के हिसाब से वो कस्टम प्रिवेल करेगा, ये कानून प्रिवेल नहीं करेगा। यानी आप सीधे सीधे समझिए कि अगर जिसका 15 साल का आयु कंप्लीट हो चुका है उसको भी एडॉप्शन में रखा जा सकता है। कोई मैरिड है उसको भी एडॉप्शन में रखा जा सकता है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि एडॉप्शन में नहीं रखा जा सकता, उसको भी रखा जा सकता है। नाउ तो ये हो गई बात किससे, सेक्शन 10 के कंटेक्स्ट में बात हमने कर ली। अब आइए 11 से, अदर कंडीशंस फॉर ए वैलिड एडॉप्शन, ये आई बात यहाँ पर। तो अभी तक एकदम सीक्वेंस में चल रहा है। सेक्शन 6 में एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, सेक्शन 7 में मेल है, 8 में आपका फीमेल है, 9 में आपको किसको देना है वो वाली बात हो रही है यहाँ पर, कैपेबल ऑफ गिविंग इन, तो कौन दे सकता है 9 में। 10 में यहाँ कंडीशन क्या बता दिया, किसको एडॉप्ट देने के लिए, हम जिस बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। सॉरी, सेक्शन 11 में वो कंडीशंस बता रहा है वैलिड एडॉप्शन के लिए, क्या क्या कंडीशन है, इसको ध्यान से रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 11। उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। देखिए सेक्शन यहां पर 11 कहता है कि हर एक एडॉप्शन में आपको इस कंडीशन का ध्यान रखना ही चाहिए। क्या भाई, कौन सा कंडीशन है, देखिए, इफ द एडॉप्शन इज ऑफ अ सन, यदि आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं और वो बच्चा कौन है, लड़का है, तो जो एडॉप्टिव फादर हैं या जो एडॉप्टिव मदर हैं जिसके द्वारा बच्चे को गोद लिया जाना है, मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन सन सन, मतलब उनके पास पहले से कोई बेटा पोता परपोता ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं लड़का गोद ले रहा हूं तो मेरे पास पहले से कोई लड़का नहीं होना चाहिए, ये कंसेप्ट यहां पर दे रहा है। ठीक है, सो मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन, हिंदू बेटा,
सन्स सन मतलब बेटे का बेटा पोता भी नहीं होना चाहिए, या पर पोता भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास कहीं से नहीं होना चाहिए किसी भी रास्ते से। ऐसा नहीं कि मैंने पहले से एक बच्चा अडॉप्ट करके रखा हुआ है लड़का, अब मैं फिर से जाता हूं कहता हूं जी मुझे फिर से एक लड़का ही अडॉप्ट करने के लिए दो। दैट इज नॉट अलाउड। सेम कहानी यहां पर क्या होगा बेटी के केस में है। यहां पर भी क्या लिखा है देखिए, इफ द एडॉप्शन इज ऑफ ए डॉटर, तो जो एडॉप्टिव फादर और मदर बाय हुम एडॉप्शन इज मेड नॉट हैव अ हिंदू डॉटर, उसके पास पहले से बेटी नहीं होनी चाहिए। सन्स डॉटर पोती नहीं होनी चाहिए, उसके पास बेटी और पोती नहीं होनी चाहिए, और बाय एडॉप्शन किसी भी तरीके से। यहाँ पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आती है, आप देखिए यहाँ पर, द एडॉप्टिव फादर और मदर बाय हुम द एडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव ए हिंदू डॉटर और सन्स डॉटर, यानी आपको पोती तक को रोका है। सन्स डॉटर बेटे की बेटी, तो मेरा बेटा और उसकी बेटी क्या लगेगी, मुझे मुझे पोती होगी, मेरी पोती लगेगी। सो जिसको हम लोग सिंपल इंग्लिश की भाषा में क्या कहेंगे, ग्रैंड डॉटर। तो डॉटर और ग्रैंड डॉटर है तो आप बच्चा गोद नहीं ले सकते। लेकिन अगर मेरी बेटी की बेटा, यानी मेरा सोकॉल्ड कोई नाती होगा या नातिन, यहां पर नातिन की बात कर रहा है, अगर है तो हम ले सकते हैं गोद, उसके रहने पर ले सकते हैं। यहां पर ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करता है, क्योंकि ये कह रहा है डॉटर, तो मेरे पास तो बेटी नहीं है, चलो ठीक है। मेरे पास बेटे की बेटी भी नहीं है, मेरे पास पोती भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मान लीजिए नातिन है, ना सॉरी नातिन है, ठीक है, तो नातिन है, तब मैं ले सकता हूं। सी, लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया था, एडॉप्टिव फादर का जो एज होना चाहिए वो 21 साल का होना चाहिए, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई महिला अगर किसी लड़के को गोद लेगी तो उसके बीच में भी 21 साल का गैप होना चाहिए। यानी अगर कोई लड़की चाहती है कि मैं एक लड़का गोद लूं तो उस बच्चे और उस महिला के बीच में 21 साल का गैप। अगर कोई आदमी चाहता है, कोई औरत यानी लड़की गोद लेना चाहता है, तो उसके बीच में 21 साल का गैप होना ही चाहिए। नेक्स्ट, सेम चाइल्ड बी नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय टू और मोर पर्सन। एक ही बच्चे को दो या दो से अधिक लोग मिलकर के अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी बात यहां पर क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, यहां पर क्लियर कहा है कि जब कभी भी किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाएगा तो रियल में होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना, वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब सिर्फ काल्पनिक तरीके से होगा कि हाँ हमने बच्चा तुमको दिया, उसने कहा हमने लिया, ऐसा नहीं। इसमें एक्चुअल में गिव एंड टेक होना चाहिए, मतलब वास्तव में मैं अपना बच्चा आपको दूं या आपका बच्चा मैं अपने पास लूं, ये एकदम रियल होना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है, कैसे होना चाहिए, सी, द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन वास्तव में देना चाहिए, एंड टेकन इन एडॉप्शन, तो गिव एंड टेक रियल का होगा, बाय द पेरेंट्स और गार्जियन कंसर्न और अंडर देयर अथॉरिटी विथ इंटेंट टू ट्रांसफर द चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ इट्स बर्थ। तो जिस घर में बच्चे का जन्म हुआ था, बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स है वो वास्तव में देंगे और उधर से वो वास्तव में कोई लेगा, ठीक है। इसमें तो कुछ करना नहीं, इसमें तो सो कॉल्ड जो हमारी अथॉरिटी होगी वहां से। नाउ प्रोवाइडेड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता होम शैल नॉट बी इसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ एन एडॉप्शन। मतलब ये हो गया कि अब दो परिवार हैं और दो परिवार बच्चा गोद लेने देने की प्रक्रिया कर रहे हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए देना चाहते हैं या आप लेना चाहते हैं, आप एक फैमिली इधर है, इधर एक फैमिली इधर है, सो ए और बी, ये दोनों कहते हैं भैया एक काम करो, बच्चा गोद लेने देने के लिए हम पूजा करा लेते हैं दत्ता होम। तो ये दत्ता होम हवन वगैरह करा लेते हैं और उसके बाद बच्चे को लेना देना करते हैं, तो नहीं, ये वैलिड नहीं होगा, ये वॉइड हो जाएगा। क्यों, सेक्शन 5 की वजह से। सेक्शन 5 ने पहले कहा कि जब भी बच्चा लेना है तो भैया लेना देना है तो भाई ऐसे करो, सेक्शन जो है चैप्टर के अंदर जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग होगा, ऐसे अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पर आपको वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दिस इज सेक्शन 11। नाउ अब बात करते हैं इसके मेजर इफेक्ट। मेजर जो यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा इफेक्ट का, इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बच्चा गोद ले लिया, बच्चा गोद दे दिया, नाउ व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, भैया हम यहां पर ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट का मतलब अगर मैं बच्चा गोद ले लूं या दे दिया तो क्या माना जाएगा। यही एडॉप्शन बड़ा एक इंटरेस्टिंग और डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट है। एडॉप्शन एक डिस्टर्बिंग और क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्यों, इसी में होता है कि जिस घर से बच्चा गया उस घर के लिए ये मान लेते हैं कि बच्चा मर गया, और जिस घर में बच्चा का एंट्री हुआ, जहां पर एडॉप्शन के बाद गया,
उसके लिए वहाँ बच्चे का जन्म माना जाता है। तो आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा इंटरव्यू के क्वेश्चन में, एक बच्चे का जन्म इतनी तारीख को होता है और उतनी ही तारीख को वो मर जाता है, कैसे पॉसिबल है? तो ये भैया एडॉप्शन का माया है, एडॉप्शन के माया जाल में ये पॉसिबल है। सी, एन adopted child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all the purposes with effect from the date of adoption। तो जिस तारीख को एडॉप्शन हो गया उस तारीख से बच्चे का पूरा क्या माना जाएगा? उसको एडॉप्टिव चाइल्ड माना जाएगा, और जो माता पिता लेके आ रहे हैं वो एडॉप्टिव फादर और मदर कहे जाएंगे। एंड फ्रॉम सच डेट, और उस तारीख से ऑल द टाइज रिलेशंस ऑफ द चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ, यानी जहां उसके असली माता पिता थे, जहां उसके असली माता पिता बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, उससे सारा रिश्ता नाता खत्म हो जाएगा। ऑल द टाइज ऑफ द चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ शैल बी डिम्ड टू बी सीवियर्ड, जड़ से उखड़ जाने को कहते हैं सीवियर्ड, एंड रिप्लेस्ड बाय दोज क्रिएटेड बाय द एडॉप्शन इन द एडॉप्टिव फैमिली। सो रिप्लेस कर दिया और सीवियर्ड यानी हटा दिया, और यहां पर रिप्लेस हो गया। अब एक ये बड़ी जबरदस्त बात है। अब यहां पर क्या होता है कि एक माता पिता ने बच्चे को दे दिया, दूसरे ने ले लिया। तो अब दूसरे ऐसे समझिए कि यहां पर ए और बी है, ए ने दिया और यहां लिया, टेक इन किया। अब यहां पर सपोज कीजिए कि यहां पर बी जो है इसके घर में पहले से एक लड़की है, गर्ल है, और यहां पर बॉय था, तो ये बॉय को अडॉप्ट कर लिया इन्होंने, तो यहां पर ये बॉय और गर्ल हो गए। तो ये बॉय और गर्ल अब ये क्या होंगे? भाई बहन होंगे। हो सकता है ये दोनों पहले, ऐसा मान लीजिए क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें हैं, 15 साल में शादीशुदा, ये सब सब तो हो सकता है कि इनके बीच में ऐसा कोई प्यार मोहब्बत जागा हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। तो ये यहाँ पर कभी भी, अब ये शादी वादी की बात भूल जाइए, ये क्या हो जाएंगे? ये भाई और बहन कंसीडर हो जाएंगे। इसको क्या कंसीडर किया जाएगा? ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे। नाउ एनी, यहां पर द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन, अब ये जो है लड़की इसके लिए और वो लड़का उसके लिए, एनी पर्सन whom he or she could not have married if he or she had continued in the family of his or her birth। अब ये लड़का अगर यहाँ आ गया और इस घर में पहले से कोई लड़की है, तो यहाँ पर रिश्ता खत्म हो गया, इसका मतलब यहाँ जाके शादी वादी नहीं कर लेगा, वो खत्म हो गया रिश्ता। तो नाउ सी, यहाँ पर लिखा है उसी बात को, आगे सुनिए। प्रॉपर्टी का मामला, सेम प्रॉपर्टी का सारा कुछ आ जाएगा, मेन तो यही होता है। एनी प्रॉपर्टी विच वेस्टेड इन द अडॉप्टेड चाइल्ड बिफोर द एडॉप्शन शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन सच पर्सन सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशंस इफ एनी अटैचिंग द टू द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रिलेटिव्स इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ। ये बड़ा एक जबरदस्त क्लॉज है, इसको अच्छे से समझ गए तो मजा आ जाएगा। और उसके बाद सी नंबर लास्ट, दोनों बताता हूं एक एक करके, देखिए। यहां देखिए क्या लिखा है, एनी प्रॉपर्टी विच वेस्टेड इन द एडॉप्टेड चाइल्ड, कोई भी प्रॉपर्टी होगी जो कि वेस्ट होगी एडॉप्टेड चाइल्ड में। अब एडॉप्टेड चाइल्ड मतलब जिस बच्चे को दे दिया गया, किसी दूसरे ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। एनी प्रॉपर्टी विच इज वेस्टेड इन द एडॉप्टेड चाइल्ड बिफोर द एडॉप्शन, मतलब पहले वाले माता पिता के पास जहां पर वो था वहां पर उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई पर्सनली प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई और प्रॉपर्टी हो सकती है। सो जो कोई भी प्रॉपर्टी पहले से, उसके एडॉप्शन के पहले से उसके पास जो प्रॉपर्टी थी वो कंटिन्यू हो रहेगी उसी के अंदर। ये होता है झगड़े का विषय। मतलब क्या हो गया? एक बच्चा जिसको कि गोद दिया जा चुका है, वो नए घर में एंट्री ले चुका है, वो पुराने घर की प्रॉपर्टी पर भी दावेदारी कर सकता है। नए घर में जा चुका है फिर भी वो पुराने घर की प्रॉपर्टी पर दावेदारी कर सकता है। एंड दिस इज द प्रोविजन गिवन इन सेक्शन नंबर 12 क्लॉज नंबर बी, उसका प्रोवाइड। ठीक है। सो कंटिन्यू टू वेस्ट इन सच पर्सन, उसी पर्सन में वेस्टेड रहेगी, सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन भी रहेगी। यानी अगर जो पहले बच्चा जिसका एडॉप्शन नहीं हुआ था
तो पहले माता पिता के पास उसकी कोई प्रॉपर्टी बची कुची अगर थी, उस प्रॉपर्टी पर उसका राइट कंटिन्यू रहेगा। अगर वो राइट दावेदारी करता है, क्लेम करता है प्रॉपर्टी का, तो जो अपने पुराने माता पिता हैं उसके ऑब्लिगेशन भी उसी के ऊपर रहेगा। अगर कोई ऑब्लिगेशन है तो मतलब माता पिता का मेंटेनेंस करना, बाकी चीजें करना, वो भी अगर तुम प्रॉपर्टी पर दावेदारी करोगे तो ऑब्लिगेशन भी तुमको करना पड़ेगा। ठीक है। इफ एनी अटैचिंग टू द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी, अटैचिंग टू द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी, अटैचिंग टू द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी, ओके, इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन तो करने के लिए कहा है टू मेंटेन रिलेटिव्स इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ। तो अगर कोई है तो वो भी रहेगी अटैच, साथ में अटैच रहेगी ओनरशिप के साथ। उसमें आपको पिछले वाले जो आपके रिलेटिव्स हैं, मदर फादर जो भी एक्स वाई जेड थे पहले वाले, उनको आप क्या करेंगे, उनका आप मेंटेनेंस करेंगे, ऑब्लिगेशन रहेगा। तो कंडीशन बहुत साफ है। अगर आप पीछे वाली प्रॉपर्टी पर हाथ रखना चाहते हैं तो आपको पीछे वाले रिलेटिव्स का ध्यान भी रखना पड़ेगा, आपको ऑब्लिगेशन भी करना पड़ेगा, उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। द अडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन ऑफ एनी स्टेट विच वेस्ट इन हिम और हर बिफोर द अडॉप्शन। मतलब क्या है, जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, जिस बच्चे को गोद दिया गया या लिया गया, शैल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन ऑफ एनी स्टेट, उसका कोई भी स्टेट किसी में डाइवेस्ट नहीं होगा अगर जो पहले से हो चुका है। मतलब आज मैंने कोई बच्चा गोद लिया, ध्यान से सुनिएगा, एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट। आज की तारीख है, मैंने एक बच्चा गोद लिया 27 नवंबर 2024, और 26 नवंबर, 25 नवंबर या अगस्त में, अक्टूबर में मैंने कोई प्रॉपर्टी अपनी किसी को गिफ्ट कर दी, दे दी या कुछ कर दिया। अब मेरा जो आज बच्चा एडॉप्ट होके आया है वो कल को ये दावेदारी नहीं कर सकता है कि भाई मेरे उस प्रॉपर्टी पर हिस्सा है। मतलब मेरे द्वारा कोई प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ की गई है, उस प्रॉपर्टी पर कोई भी दावेदारी नया एडॉप्टेड बच्चा भविष्य में नहीं कर सकता है, या वर्तमान में भी नहीं कर सकता है। इस बात को जान लीजिए, बच्चा केस कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, माइनर केस कर सकता है, ये बात है सीपीसी के अंदर। बस उसको क्या करना होगा, नेक्स्ट फ्रेंड चाहिए, नेक्स्ट फ्रेंड के जरिए वो सूट फाइल करता है। क्योंकि वो माइनर है इसीलिए वो नेक्स्ट फ्रेंड के जरिए केस फाइल करेगा। ओके, चलिए फिर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये कंडीशंस देखिए इसमें कितने हैं, 11 और 12, ये बड़े जबरदस्त कंडीशन है और इसको ही अपने को देखना है। इफेक्ट पूछता है एग्जाम में, अगर ऐसी चीज लिख दे तब तो भाई बल्ले बल्ले है, जो कि पॉसिबल नॉर्मली नहीं होता है। तो अपने को क्या करना है कि भाई इसको एज फार एज पॉसिबल सिंपल लैंग्वेज में बना करके लिख दीजिए कि क्या इफेक्ट होता है बच्चा गोद लेने का या देने का, इफेक्ट क्या निकलेगा। नाउ राइट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, वो बात पहले से चल रही है। सब्जेक्ट टू एनी अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। An adoption does not deprive the adoptive father or mother of the power to dispose of his or her property by transfer, inter vivos or by will। मतलब समझे, अगर मैंने बच्चा गोद ले लिया है, इफ आई हैव अडॉप्टेड अ सन और अ डॉटर, तो ऐसा मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है कि मैं मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी उसी बच्चे को दूंगा जिसको मैंने अडॉप्ट किया है। कोई बंधन नहीं, मेरी मर्जी है, मैं वसीयत बना के किसी को भी प्रॉपर्टी दे सकता हूं, मेरी मर्जी है, किसी को सेल कर सकता हूँ, गिफ्ट कर सकता हूँ, ट्रांसफर जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, वो मेरी खुद की मर्जी है सर, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है, नॉट एट ऑल। हाँ, अगर मैंने बच्चा गोद लेने देने के पहले कोई अग्रीमेंट किया है तब, कि भाई मैं बच्चा ले रहा हूं और मैं खुशी खुशी कहता हूं ठीक है आप अपना बच्चा दीजिए, मैं बच्चे को पूरा का पूरा अपना प्रॉपर्टी दे दूंगा, ये अग्रीमेंट मैंने कर लिया है, या मेरी प्रॉपर्टी का 10% मैं इस बच्चे को दे दूंगा, उसके नाम पर कर दूंगा, तो उस कंडीशन में मुझे करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू एनी अग्रीमेंट, सब्जेक्ट टू एनी अग्रीमेंट। अगर मैंने कोई अग्रीमेंट कर रखा है टू द कॉन्ट्रेरी, तब इस प्रोविजन के उल्टा, तो मुझे वहां पर अपनी प्रॉपर्टी उसी बच्चे के नाम पर करनी पड़ेगी। अदरवाइज मुझे कोई कानून नहीं रोकता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी चाहे आग लगा दूं, चाहे वसीयत के जरिए दे दूं, चाहे किसी को कैसे भी गिफ्ट कर दूं, सेल कर दूं, लीज कर दूं। अदरवाइज ये अगर सेक्शन छोटा सा 13 नहीं होगा ना, तो ये जो एडॉप्टेड सन या एडॉप्टेड डॉटर है वो तो मेरे को हमेशा परेशान करेगा, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते हो। फिर तो बेचारा जो एडॉप्टिव फादर है वो तो पीस पीस आ जाएगा, एडॉप्टिव मदर तो बर्बाद हो जाएगी। ये एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। नाउ
देखिए देखिए, अब इसमें से बस दो तीन बातें हैं, उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला फिनिश। सेक्शन नंबर आता है 14, डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर। कुछ नहीं करना। डिटर्मिनेशन मतलब होता है निर्णय ले लेना। निर्णायक कौन होता है जिसमें हम फाइनलाइज कर लें कि भैया एडॉप्टिव मदर कौन होगी कुछ मामलों में। पास साफ साफ कहा है कि वेयर ए हिंदू हु हैज ए वाइफ लिविंग एडॉप्ट्स ए चाइल्ड। तो जब कोई हिंदू आदमी जैसे मैं हूं, उसके एक वाइफ है, जैसे मेरी एक वाइफ है, और वो लिविंग है, जीवित है, अगर उसने बच्चा गोद लिया या मैंने लिया, तो अगर मैंने लिया तो मैंने बच्चा गोद लिया, तो शी शैल बी डिम्ड टू बी द एडॉप्टिव मदर। तो अगर मैं एडॉप्टिव फादर बनूंगा तो वो क्या बन जाएगी? एडॉप्टिव मदर। सेक्शन 14 का सब सेक्शन 1, डिटर्मिनेशन। दूसरा, वेयर एन एडॉप्शन हैज बीन मेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ। अगर मेरी दो तीन बीवियां हैं जो कि रियल में नहीं है, सो जो सीनियर मोस्ट होती, द सीनियर मोस्ट इन मैरिज, वो कहलाती एडॉप्टिव मदर, और बाकी की जितनी माएँ होंगी, जितनी भी बीवियां मेरी होंगी, वो कहलाएंगी स्टेप मदर। सिंपल कॉन्सेप्ट। मतलब मैंने तीन शादियां कर रखी है, मान लीजिए यहां पर एक मेल मैं हूं, और मैंने तीन शादियां कर रखी है, W1 W2 W3। तो ऑब्वियस सी बात है W1 सबसे पहले आई होगी। इससे मान लीजिए मैंने शादी करी है 2010 में, इससे करी 2017 में, और इससे करी 2021 में। तो यहाँ पर अगर मैं कोई बच्चा गोद लेता हूँ विद द कंसेंट ऑफ ऑल दिस थ्री वाइफ्स, तो यहाँ कोई बच्चा सन या डॉटर मैंने गोद लिया, तो ये सन और डॉटर की ये जो सबसे पहली वाली होगी, ये एडॉप्टिव माँ कहलाएगी, ये मदर कहलाएगी। और बाकी जितनी मेरी बीवियां हैं, ये सब सौतेली माँ कहलाएगी, स्टेप मदर कहलाएगी। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। नाउ द थर्ड कंडीशन, वेयर ए विडोवर और ए बैचलर एडॉप्ट्स अ चाइल्ड। मान लीजिए मैंने क्या किया, आज बैचलर हूं, मैंने एक शादी, मैंने बच्चा गोद ले लिया, या मेरी बीवी मर गई। अब उस केस में मैं विधवा, विधवा नहीं होता हूं, उसके क्या बोलता हूं, विडोवर। तो मैं विडोवर हो गया। तो मैं विडोवर अगर हो गया, तो वैसे केस में अगर मैं कोई बच्चा गोद ले लूं, मैंने बच्चा गोद ले लिया, और बच्चा गोद लेने के बाद मैं शादी करता हूं, सो एनी वाइफ हुम ही सब्सिक्वेंटली मैरिज, मैं बाद में शादी करता हूं, शैल बी डिम्ड टू द स्टेप मदर। तो वो क्या हो जाएगी? बच्चे की सौतेली मां कहलाएगी। क्यों? क्योंकि कंसेंट तो था नहीं जब मैंने बच्चा गोद लिया था। एट दैट टाइम शी हैज नॉट गिवन द कंसेंट, इवन शी वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस। मेरी लाइफ में तो वो मेरी बीवी थी नहीं, मेरी वाइफ थी नहीं, तो कंसेंट की तो बात दूर दूर तक निकल ही नहीं रही है। सो इसीलिए अगर मैं कोई बैचलर लड़का अगर बच्चा गोद लेगा, या बैचलर लड़की अगर गोद लेती है, यानी अनमैरिड लड़की अगर गोद लेती है और बाद में वो शादी करती है, तो जो सो कॉल्ड जो बच्चे हैं, उसका वो सौतेला पिता कहलाएगा। और वहीं पर अगर मैं शादी कर लूंगा किसी दूसरी महिला से, या किसी महिला से बच्चा गोद लेने के बाद, तो वो महिला मेरे बच्चे की सौतेली माँ कहलाई। ठीक है। तो इसलिए अक्सर आप देखेंगे जो बच्चे गोद ले लेते हैं, वो नॉर्मली सामान्य तौर पर शादी दोबारा नहीं करते हैं, नहीं करते, नहीं ही करते। ठीक है। दिस इज सेक्शन नंबर 14। नाउ 15 पे बात करते हैं। वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने एक बार बच्चा गोद ले लिया, तो अब आप बच्चे का एडॉप्शन होने के बाद उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये नहीं, अरे अरे ये बच्चा लिख कर रहा है, सुसु कर दिया, नहीं नहीं ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, दूसरा बच्चा चाहिए मुझे। एडॉप्शन कैंसिल नहीं होता, आपने एक बार लिया सो लिया। सो वन वे है। नो एडॉप्शन विच हैज बीन वैलिडली मेड। अगर वैलिड एडॉप्शन है तो वो कहीं भी कैंसिल होने का चांस नहीं है। ठीक है। आप उस बच्चे का परित्याग नहीं कर सकते हैं, उस बच्चे को वापस ले जाके उसी घर में नहीं फेंक के आ सकते हैं, या तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए मैं दूसरा बच्चा लेने जा रहा हूँ। बच्चा कोई सामान नहीं है कि आपको मन किया तो ये ले लिया, आपको मन किया तो वो ले लिए। ज़्यादातर दिखता है, आप ये जब देखेंगे ना मूवीज में या रियल लाइफ में जाएंगे ना थाले वगैरह में, तो वहाँ जाएंगे तो लगता है ये बच्चा लें कि वो बच्चा लें। सब छोटे 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 बच्चे होते हैं, सब प्यारे लगते होते हैं। तो कौन सा बच्चा गोद लें, आपको सेलेक्ट करना होता है, चॉइस। नाउ अब आते हैं, इसमें सेक्शन 16 में कुछ नहीं करना, ये प्रिजम्पशन की बात करता है डॉक्यूमेंट की, जस्ट लीव इट, शैल प्रिज्यूम कर लेना है। इसमें बस हमारे लिए जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 17। यहां पर ये लास्ट सेक्शन ये कहता है कि जब भी कोई एडॉप्शन का केस बनेगा, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट का आदान प्रदान नहीं होगा, यानी कोई पेमेंट पैसे का लेन देन नहीं होगा। अगर कोई पैसे का लेन देन होता है
तो दैट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। उसके लिए कम से कम 6 महीने तक की सजा होगी, विथ फाइन और विथ बोथ। अभी कितना होगा, फाइन यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर है। अगर बच्चे का गिव एंड टेक में कोई पेमेंट का इशू आता है, कोई पैसे का लेन देन होता है, तो वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, वैसे केस में वो पनिशेबल ऑफेंस बनता है। क्लियर। और नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड, जब तक कि राज्य सरकार से कोई अनुमति नहीं ली जाती है या किसी ऑथोराइज्ड ऑफिसर से राज्य सरकार की अनुमति नहीं ली जाएगी, तब तक उस केस में कोई भी केस किसी के खिलाफ एग्जिस्ट नहीं किया जाएगा या इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। ये भी एक पॉइंट यहां पर आता है। सो कुल मिलाकर के अगर मैं यहां तक की बात करूं, तो मैंने पहले कहा था कि सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 17 के बीच में क्लियर कट एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं करना था। सेक्शन 5 से अगर चलें तो सेक्शन 5 में हमने क्या देखना था, सेक्शन 5 में होता है हमारे लिए क्या, कि भाई जो भी एडॉप्शन होगा वो इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हुआ। एडॉप्शन की वैलिडिटी, ये वैलिड या वाइड होना, यही सेक्शन डिसाइड करता है। उसके बाद सेक्शन 6 कहता है इसेंशियल एलिमेंट या इसेंशियल्स क्या चाहिए, वो यहाँ पर है सेक्शन 6 में। सेक्शन 7 में बात करता है मेल की कैपेसिटी की, और सेक्शन 8 में बात करता है फीमेल की कैपेसिटी की। सेक्शन 9 में बात करता है जिसको हमने देना है, पर्सन जो दे रहा है, यानी जिसने देना है बच्चे को गोद में, यानी कि एडॉप्शन में जो देगा वो, यानी फादर मदर गार्जियन, तो वो यहाँ पर आते हैं। सो पर्सन्स कैपेबल, पर्सन्स कैपेबल ऑफ गिविंग इन की बात हो रही है, ठीक। नाउ सेक्शन 10 की बात करेंगे तो सेक्शन 10 में क्या निकलता है, किसको अडॉप्ट किया जा सकता है। सवाल पूछे किसको अडॉप्ट किया जा सकता है, सो पर्सन्स हु मे बी अडॉप्टेड, हु मे बी अडॉप्टेड, जिसको अडॉप्ट किया जाना है वो पर्सन कौन है, सेक्शन 10। इसके अलावा सेक्शन 11, इसमें अदर कंडीशंस था, इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोई आदमी अगर किसी लड़की को गोद लेगा तो 21 साल, महिला लेगी तो 21 साल, बच्चे का गोद अगर लड़का गोद लेती है तो। सेक्शन उसके बाद आया 12, सेक्शन 12 में इफेक्ट की बात होती है, इफेक्ट क्या होगा वो बताया था। उसके अलावा सेक्शन 13 छोड़ दीजिए, ऐसे सेक्शन 13 में कुछ करने के लिए है भी नहीं, दिखा देता हूँ फिर भी। ये रहा कि भाई एडॉप्टिव जो पेरेंट्स है उसका कुछ राइट बदलेगा नहीं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। सेक्शन 14 में डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो ये जरूरी होता है, तो सेक्शन 14 में डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर, डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकलता है। इसके अलावा सेक्शन 15, इसमें भी आप देख सकते हैं वैलिड एडॉप्शन एक बार आ गया तो कैंसिल नहीं होता है, सो वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड, सो वैलिड एडॉप्शन कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा कैंसिल, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 17 पेमेंट का इशू आ गया, सो यहाँ पर हम पेमेंट की बात करते हैं। सो प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट, प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट्स, ये यहाँ पर लग गया, बात खत्म हो गई। तो ये यहाँ पर हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में एडॉप्शन का पार्ट फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं स्टॉप।